नमस्कार। आज की तारीख है 3 फरवरी 2026। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जो हर राज्य सरकार की धड़कनें बढ़ा देती है। वित्त आयोग की रिपोर्ट। इसमें एक आंकड़ा है 41%। सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन इस पर इतना हंगामा क्यों है? ये हंगामा इसलिए है क्योंकि ये नंबर मतलब ये केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते की बुनियाद है। इसका सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार टैक्स से जो भी पैसा इकट्ठा करेगी उसका 41% हिस्सा उसे राज्यों को देना होगा। अच्छा। तो उन्हें मिला 41%। ये एक तरह का समझौता है, लेकिन इसमें एक स्थायी तनाव हमेशा बना रहता है। एक मिनट, अगर राज्य 50% मांग रहे थे और उन्हें मिला 41%, तो ये तो उनके लिए एक बड़ी हार हुई। इसका असल में क्या असर पड़ेगा? मतलब क्या राज्यों को अपनी योजनाओं में कटौती करनी पड़ेगी? बिल्कुल, असर तो पड़ता ही है। कम पैसा मिलने का मतलब है कि राज्यों को अपनी योजनाओं के लिए केंद्र पर और ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। उनकी जो वित्तीय आजादी है, जिसे हम फिस्कल ऑटोनॉमी कहते हैं, वो कम हो जाती है। अच्छा। और यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। कैसे? रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। पहले राज्यों को पैसा बांटते समय इस बात को तवज्जो दी जाती थी कि कौन सा राज्य टैक्स प्रयास यानी टैक्स इकट्ठा करने में ज्यादा मेहनत कर रहा है। हाँ। लेकिन अब इसका वजन कम करके सकल घरेलू उत्पाद में योगदान यानी कौन सा राज्य देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान दे रहा है, इसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि पहले उस छात्र को इनाम मिलता था जो, मान लीजिए, गरीब होने के बावजूद पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। अब इनाम उसे ज्यादा मिलेगा जो पहले से ही क्लास का सबसे अमीर छात्र है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो हालांकि स्रोत कहता है कि आयोग ने इसे बहुत सतर्क तरीके से लागू किया है ताकि जो राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें एकदम से कोई वित्तीय झटका ना लगे। समझ गया, मतलब बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन लेख में एक और आलोचना का जिक्र है, उपकर और अधिभार, सेसेस और सरचार्जेस। ये क्या मामला है? ये केंद्र का एक खास हथियार है, यूं कहिए। केंद्र सरकार कुछ टैक्स पर उपकर या अधिभार लगा देती है, जैसे शिक्षा उपकर या स्वच्छता उपकर। और नियम ये है कि इस रास्ते से आया पैसा राज्यों के साथ बांटना जरूरी नहीं है, वो पूरा का पूरा केंद्र के पास रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र एक तरह से पिछले दरवाजे से राज्यों के अधिकार कम कर रहा है। कहने को तो 41% पैसा दिया, लेकिन जो पैसा उपकर के नाम पे अपने पास रखा, बिल्कुल। उससे ऐसी स्कीमें बना दी जिन्हें लागू करना राज्यों की मजबूरी बन जाती है, तो राज्यों की आजादी बस नाम की रह गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म की बहस का दिल है। क्या राज्य सिर्फ दिल्ली से आने वाले आदेशों को लागू करने वाली एजेंसी बनकर रह जाएंगे, या उनके पास अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से फैसले लेने की ताकत और पैसा दोनों होगा? ये रिपोर्ट इसी खींचतान को दिखाती है। तो एक तरफ केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और पैसों को लेकर ये खींचतान चल रही है, लेकिन शक्ति का एक और केंद्र है, न्यायपालिका। और हमारा अगला स्रोत दिखाता है कि जब अदालतें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती हैं तो वो कैसे जमीनी स्तर पर लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं। हाँ, और ये बदलाव बहुत ही व्यक्तिगत और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर है, मासिक धर्म स्वास्थ्य। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जो सिर्फ कुछ सुविधाओं के बारे में नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को एक नई परिभाषा देता है। लेख में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि लड़कियों की आज़ादी का असल मतलब तभी है जब उनके पास साफ सुथरे टॉयलेट, सैनिटरी प्रोडक्ट्स और पानी जैसी बुनियादी चीजें हों। इसके बिना आज़ादी सिर्फ एक खोखला शब्द है। ये बात तो दिल को छू जाती है। और अदालत ने इसी भावना को कानून का रूप दे दिया है। सबसे आकर्षक बात यह है कि अदालत ने इसे सिर्फ साफ सफाई का मुद्दा नहीं माना। तो फिर क्या माना? इसे अनुच्छेद 21 यानी जीवन और सम्मान के अधिकार का हिस्सा बना दिया है। ये एक जबरदस्त कदम है। अदालत कह रही है कि अगर इन सुविधाओं की कमी के कारण एक लड़की स्कूल नहीं जा पाती, तो ये सिर्फ एक सुविधा की कमी नहीं है, ये उसके शिक्षा के मौलिक अधिकार और सम्मान से जीने के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। कमाल है। मतलब जो चीज अब तक समाज में इतनी दबी छुपी रहती थी, उसे अब देश के सबसे बड़े कानून का सहारा मिल गया है।
लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या आंकड़े इस जरूरत को दिखाते हैं? बिल्कुल। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े एक मिलीजुली तस्वीर दिखाते हैं। अच्छी खबर ये है कि अब 77.3% महिलाएं स्वच्छ तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो पहले सिर्फ 57.6% थीं। ये तो अच्छी प्रगति है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आज भी देश की लगभग 1/4 युवा महिलाएं इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। 1/4? हाँ, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों लड़कियां हैं। और शायद इसीलिए इस फैसले की जरूरत पड़ी। स्रोत में इसे थॉर के हथौड़े की शक्ति वाला हस्तक्षेप कहा गया है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। शक्तिशाली है भी, क्योंकि इस फैसले ने जिम्मेदारी को सीधे राज्य पर डाल दिया है। अब ये सिर्फ किसी एनजीओ का प्रोजेक्ट या कोई आधी अधूरी सरकारी योजना नहीं है। अदालत ने साफ कहा है कि हर स्कूल, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, को ये सुविधाएं देनी होंगी। और अगर नहीं दी तो प्राइवेट स्कूलों की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, एक आदेश है। लेकिन क्या सिर्फ फैसला सुना देना काफी है? मतलब भारत में कानूनों के कार्यान्वयन की अपनी चुनौतियां हैं। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है कि इस फैसले को हकीकत में कैसे लागू किया जाएगा, खासकर दूर दराज के गांवों में? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत मानता है कि कार्यान्वयन एक चुनौती होगी। लेकिन ये फैसला एक बड़ा फर्क इसलिए पैदा करता है क्योंकि ये नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के हाथ में एक शक्तिशाली कानूनी हथियार देता है। अब वे सरकार या स्कूल प्रशासन को अदालत में खींच सकते हैं और जवाब मांग सकते हैं। पहले ये एक जरूरत थी, अब ये एक अधिकार है। जरूरत से अधिकार तक का सफर। बिल्कुल। और जब कोई चीज अधिकार बन जाती है तो जवाबदेही तय करना आसान हो जाता है। ये कमाल की बात है कि कैसे मासिक धर्म जैसे निजी विषय को अदालत ने जीवन के मौलिक अधिकार से जोड़ दिया। लेकिन हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। और हमारा अगला स्रोत एक ऐसी ही अस्तित्व से जुड़ी चेतावनी के बारे में है, जो सीधे हमारे पानी और जमीन से जुड़ी है। हाँ, ये लेख विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के मौके पर आया है और ये कुछ बहुत ही चिंताजनक तथ्य सामने रखता है। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स, जैसे तालाब, झीलें, दलदल, ये हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र के गुर्दे की तरह हैं, जो पानी को साफ करते हैं और बाढ़ को रोकते हैं। इस साल की थीम भी बड़ी दिलचस्प है, आर्द्र भूमि और परंपरागत ज्ञान। मतलब ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं कर रहा, हमारी विरासत की बात कर रहा है। हाँ, लेख में तमिलनाडु के कूलम और केरल की केनी जैसे उदाहरण हैं। ये क्या है? ये अद्भुत उदाहरण है कि हमारे पूर्वज पानी को लेकर कितने समझदार थे। कुलम तमिलनाडु में मानव निर्मित तालाबों का एक पूरा नेटवर्क है जो सिंचाई और पानी जमा करने के काम आता था। अच्छा। और केनी केरल के 200 साल पुराने उथले कुएं हैं जो समुदाय को साफ पानी मुहैया कराते थे। ये दिखाता है कि उनके लिए पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि एक पवित्र धरोहर था। ये तो बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन अगर हमारे पास इतनी अच्छी विरासत है तो आज क्या हो रहा है? आज की हकीकत वो चौंकाने वाली है। स्रोत के मुताबिक पिछले 30 सालों में भारत ने अपनी 40% आर्द्रभूमि खो दी है। क्या 40%? हाँ, और जो बची हैं उनमें से भी 50% से ज्यादा खराब हालत में है। मतलब वे धीरे धीरे मर रही हैं। 40%? ये तो अविश्वसनीय है। मेरे मन में सवाल उठता है कि हमारे पास तो नियम हैं, कानून हैं। वेटलैंड्स नियम 2017 है, कई जगहों को रामसर साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। फिर ये तबाही क्यों हो रही है? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। कानून कागज पर है, लेकिन जमीन पर 3 बड़े दुश्मन इन आर्द्र भूमियों को निगल रही हैं। पहला, अतिक्रमण। हम उन पर घर, सड़कें और मॉल बना रहे हैं। दूसरा, उनके पानी के रास्ते को रोकना। बांध बनाकर या रेत खनन करके हम उनका गला घोंट रहे हैं। और तीसरा, प्रदूषण। हम उन्हें अपने शहरों और फैक्ट्रियों का कूड़ादान समझ रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? क्या बस तालाबों के किनारे सुंदर रास्ते बना देने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, और लेख इसी बात पर जोर देता है। अब तक हम यही करते आए हैं। एक झील के चारों तरफ सुंदर सा वॉकिंग ट्रैक बना दिया और फोटो खिंचवा ली। लेकिन अगर उस झील में शहर का गंदा नाला गिर रहा है तो वो ट्रैक किस काम का? सही बात है। समाधान है वाटरशेड स्केल गवर्नेंस। ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप सिर्फ उस एक झील को नहीं देखते, आप उन सभी नालों, छोटी नदियों
और ज़मीनी स्रोतों को देखते हैं जो उस झील को भरते हैं। जब तक आप पूरे सिस्टम को, उस पानी के पूरे सफ़र को ठीक नहीं करेंगे, तब तक एक तालाब को चमकाने का कोई मतलब नहीं है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो हमने राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय खींचतान देखी, सामाजिक न्याय की एक बड़ी छलांग देखी और पर्यावरण की एक गंभीर चेतावनी सुनी। अब इन सब बड़े मुद्दों के बीच हमारा आखिरी स्रोत एक ऐसे राज्य पर रोशनी डालता है जो दावा कर रहा है कि उसने इन सभी चुनौतियों का एक मिला-जुला हल खोज लिया है। हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण में तमिलनाडु पर ये लेख एक सफलता की कहानी की तरह पढ़ा जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक राज्य इन सभी अलग अलग मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ सकता है। इसके आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं। तमिलनाडु देश की सबसे तेजी से बढ़ती राज्य अर्थव्यवस्था है। मैन्युफैक्चरिंग में राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज्यादा ग्रोथ और एक्सपोर्ट वो लगभग 2 गुना होकर $52 बिलियन के पार। ये कैसे मुमकिन हुआ? कोई एक जादू नहीं है, बल्कि कई चीजों का मिश्रण है। पहला, उन्होंने अपनी औद्योगिक ताकत को फैलाया है। अब तमिलनाडु सिर्फ कपड़ा या चमड़े के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब का एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया है। दूसरा, सोर्स बताता है कि देश में सबसे ज्यादा फैक्ट्री रोजगार वहीं है। और तीसरा, उन्होंने व्यापार करने में आसानी पर बहुत काम किया है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था तो रॉकेट की तरह उड़ रही है, लेकिन हमारी पिछली चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा सवाल है, क्या ये विकास पर्यावरण की कीमत पर हो रहा है? अक्सर तो ऐसा ही होता है। यही इस मॉडल की सबसे दिलचस्प बात है। लेख के अनुसार ऐसा नहीं है। उसमें तमिलनाडु के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सक्रियता का जिक्र है, एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है और समुद्री तटों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दावा यह है कि विकास और पर्यावरण को दुश्मन नहीं बल्कि साथी मानकर चला जा रहा है। और सामाजिक मोर्चे पर क्या ये आर्थिक तरक्की सिर्फ कुछ उद्योगपतियों की तिजोरी में जा रही है? यहाँ भी ये मॉडल सामाजिक बराबरी को जोड़ने का दावा करता है। सर्वेक्षण में कामकाजी महिलाओं के लिए थोजी हॉस्टल जैसी योजनाओं का जिक्र है, ताकि वो सुरक्षित रहकर काम कर सकें, और वंचित छात्रों को हुनर सिखाने के लिए स्किल वाउचर योजना भी है। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या ये तस्वीर कुछ ज्यादा ही गुलाबी नहीं लगती? अक्सर हम देखते हैं कि तेज औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में सीधा टकराव होता है। क्या स्रोत में इस बात का कोई जिक्र है कि तमिलनाडु इस टकराव को असल में कैसे मैनेज कर रहा है? आपका संदेह जायज है और ये एक जरूरी सवाल है। स्रोत, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित है, स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। ये चुनौतियों या जमीनी स्तर पर होने वाले टकरावों की गहराई में नहीं जाता। लेकिन जो बात इसे एक मॉडल बनाती है वो है इसका इरादा और ढांचा। तमिलनाडु कम से कम कागज पर आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता, इन 3 स्तंभों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है। तो इरादा ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, और बाकी राज्यों के लिए सीखने का एक सबक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र की उस तस्वीर से जो हाल ही में खबरों में थी। हाँ, हजारों आदिवासी किसान हाथों में वो लाल झंडे लिए नासिक और पालघर से एक लंबी यात्रा पर निकले। ये विरोध अखिल भारतीय किसान सभा और सीपीआईएम ने आयोजित किया था। हाँ, और पहली नजर में ये एक और किसान आंदोलन जैसा लगता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उनकी मुख्य मांगे क्या हैं? उनकी मांगों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जरूरी मांग है वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। हाँ, उसे ठीक से लागू करने की। वे चाहते हैं कि जिस जंगल की जमीन पर उनकी पीढ़ियां खेती करती आई है, उसका मालिकाना हक उन्हें मिले। एक मिनट, ये कानून तो 2006 से है, तो अब तक उन्हें जमीन का मालिकाना हक मिला क्यों नहीं? समस्या कहाँ आ रही है? समस्या एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी कानूनी डिटेल में छिपी है। कानूनी डिटेल? हाँ, मतलब फिलहाल जो भूमि का रिकॉर्ड है वो पूरे गांव के नाम पर है। पूरे गांव के नाम पर? हाँ, कागज पर जमीन एक कलेक्टिव एंटिटी की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। अच्छा, तो किसानों के नाम उस रिकॉर्ड में तो हैं, पर एक समूह के हिस्से के तौर पर, इंडिविजुअली नहीं। बिल्कुल, और यहीं से सारी दिक्कत शुरू होती है। कैसे? क्योंकि आपका नाम व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड में नहीं है। आप बैंक जाकर ये नहीं कह सकते कि ये मेरी जमीन है, मुझे इस पर फसल के लिए लोन चाहिए। समझ गया। इसका मतलब वो सरकारी योजनाओं और बैंक क्रेडिट सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। ये एक छोटी सी लगने वाली बात है, पर असल में उनके लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती है।
और इसीलिए उनकी मांग है कि भूमि का रिकॉर्ड गांव के नाम पर नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत नाम पर हो। ठीक है, ये तो हुई जमीन की बात। इसके अलावा भी कुछ मांगे हैं? हाँ बिल्कुल, वे सिंचाई के लिए छोटे बांधों और नदी जोड़ों परियोजनाओं की मांग कर रहे हैं ताकि वे सिर्फ मॉनसून में धान की एक फसल पर निर्भर न रहें। ताकि वो साल भर खेती कर सकें। हाँ, और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। और इसीलिए वे मक्का, सोयाबीन और प्याज जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की भी मांग कर रहे हैं। अच्छा। साथ ही पैसा अधिनियम के तहत शिक्षित आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार, स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और 24 घंटे बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें भी उनकी मांगों में शामिल हैं। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये एक बेहतर जीवन की लड़ाई है। बिल्कुल। तो सरकार का इस पे क्या रुख है? आंकड़े क्या बताते हैं? क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं। आंकड़े थोड़ी निराशाजनक तस्वीर दिखाते हैं। हमारे सोच के मुताबिक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जितने भी दावे किए गए हैं उनमें से 45% से ज्यादा को खारिज कर दिया गया है। 45% से ज्यादा? हाँ, जुलाई 2025 के लोकसभा के आंकड़ों को देखें तो महाराष्ट्र में ही दायर हुए 4,09,000 दावों में से 1,72,000 से ज्यादा रिजेक्ट हो गए। आधे से थोड़े ही कम। इतना ज्यादा रिजेक्शन रेट कहाँ है? सरकारी सूत्रों ने खुद माना है कि कानून की व्याख्या में अंतर है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जो हमारे सोच में दिवंगत पर्यावरणविद माधव गाडगिल के हवाले से कही गई है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा। उन्होंने एक वैचारिक तनाव या आइडियोलॉजिकल टेंशन की बात की थी। सही कहा। उन्होंने कहा था कि एक तरफ हमारा पारंपरिक संरक्षण का नजरिया है जो मानता है कि जंगल को बचाने के लिए इंसानों को उससे दूर रखना चाहिए। ठीक है। और दूसरी तरफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का नजरिया है जो कहता है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी ही जंगल के सबसे अच्छे संरक्षक हो सकते हैं, इसलिए उन्हें संरक्षण और प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये संघर्ष सिर्फ कानून लागू करने का नहीं बल्कि दो अलग अलग विश्व दृष्टिकोणों का टकराव है? हाँ। एक तरफ प्रकृति बनाम इंसान की सोच हाँ। और दूसरी तरफ प्रकृति के साथ इंसान की सोच। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कॉन्जर्वेशन वर्सेस फॉरेस्ट राइट्स की एक क्लासिक लड़ाई है। जब तक ये वैचारिक मतभेद दूर नहीं होगा तब तक जमीनी स्तर पर दावों को खारिज किए जाने जैसी समस्याएं आती रहेंगी। ये सिस्टम और लोगों के बीच एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। ये अधिकारों और व्याख्या का सवाल महाराष्ट्र में है, लेकिन ऐसा ही एक सवाल कि निष्पक्षता यानी फेयरनेस का असल मतलब क्या है अब हमारी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई एडवांस्ड में भी उठ रहा है। हाँ, IIT परिषद इस परीक्षा को पूरी तरह बदलने पर विचार कर रही है। और इसका जरिया है एडेप्टिव टेस्टिंग। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार लगता है, खासकर भारत के संदर्भ में। है तो क्रांतिकारी। एडेप्टिव टेस्टिंग ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका कॉन्सेप्ट एक वीडियो गेम जैसा है। वीडियो गेम? हाँ, जैसे आप गेम में अच्छा खेलते हैं तो लेवल मुश्किल होता जाता है। एडेप्टिव टेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है। परीक्षा आपके जवाबों के आधार पर खुद को ढाल लेती है। अच्छा। अगर आपने एक सवाल का सही जवाब दिया तो अगला सवाल ज्यादा कठिन होगा और इसके पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे। अगर जवाब गलत हुआ तो अगला सवाल थोड़ा आसान होगा। वाह, ये तो बिल्कुल भविष्य की परीक्षा जैसा लगता है। मतलब हर छात्र के लिए एक यूनिक पेपर। बिल्कुल। इसका लक्ष्य है कम सवालों के साथ किसी छात्र की क्षमता का ज्यादा सटीक आकलन करना। मतलब जिनकी कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ मजबूत है वो मुश्किल सवालों का जवाब देकर ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। एग्जैक्टली। GRE और GMAT जैसी बड़ी वैश्विक परीक्षाएं तो पिछले 25 सालों से इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन मेरे मन में सीधा सवाल ये आता है कि अगर हर किसी को अलग अलग सवाल मिल रहे हैं तो ये निष्पक्ष मतलब फेयर कैसे हुआ? भारत में तो हम समानता का मतलब यही समझते हैं कि सब कुछ सबके लिए एक जैसा हो, एक ही पेपर एक ही समय। ये एक बहुत ही जायज और अहम सवाल है और हमारे सोर्सेज इसी संभावित कानूनी चुनौती पर रोशनी डालते हैं। अच्छा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 अवसर की समानता की बात करता है और अदालतों में इसकी व्याख्या अक्सर यही हुई है कि सबको एक ही प्रश्न पत्र मिलना चाहिए। तो फिर? तो अगर ये सिस्टम लागू होता है तो ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी होगी। मतलब स्कोर को नॉर्मलाइज करने की प्रक्रिया, यानी अलग अलग कठिनाई वाले पेपर्स के स्कोर को एक पैमाने पर लाने का तरीका वो पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। हाँ, वरना मुकदमों की बाढ़ आ सकती है। छात्र ये कहकर अदालत जा सकते हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। और फिर तकनीकी चुनौतियां तो है ही। बिल्कुल।
हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि टियर 3 शहरों और छोटे कस्बों में भी बिना किसी रुकावट के मजबूत इंटरनेट और कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और एक और बात, क्या इससे कोचिंग माफिया को एक नया हथियार नहीं मिल जाएगा? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। अब वो एडेप्टिव टेस्टिंग को हैक करने के तरीके सिखाने लगेंगे और जो बच्चे महंगी कोचिंग नहीं ले सकते वे फिर से पीछे रह जाएंगे। हाँ, ये मुमकिन है। इस सिस्टम को लागू करने के लिए आपको सवालों का एक बहुत बड़ा बैंक बनाना होगा, जिसमें हजारों कैलिब्रेटेड सवाल हों ताकि कोई पैटर्न पकड़ में ना आए। अच्छा, इसीलिए आईआईटी परिषद ने इसे एकदम से लागू करने की बात नहीं की है। उन्होंने 2026 से 2028 तक 2 साल के ट्रांजिशन का प्रस्ताव दिया है, ताकि धीरे धीरे सिस्टम में विश्वास बनाया जा सके। तो एक तरफ एक व्यवस्था है जो लोगों को उनके अधिकार देने में संघर्ष कर रही है, और दूसरी तरफ एक परीक्षा व्यवस्था है जिसे और ज्यादा न्याय संगत बनाने की कोशिश हो रही है। अब बात करते हैं एक तीसरे सिस्टम की, जी। एक ऐसी सरकारी योजना की जो हमारे सोर्सेस के मुताबिक एक खामोश क्रांति ला रही है। हाँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DNRLM। इसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। आंकड़े सच में प्रभावशाली हैं। आप सोचिए, लगभग 10 करोड़ परिवार यानी देश की बहुत बड़ी आबादी 91 लाख स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। 10 करोड़ परिवार, ये तो कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल, और इन समूहों ने मिलकर बैंकों से 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन लिया है। 11 लाख करोड़? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका NPA यानी वो लोन जो वापस नहीं चुकाया जा रहा, सिर्फ 1.7% के आसपास है। सिर्फ 1.7%? ये तो अविश्वसनीय है। कॉर्पोरेट जगत के NPA से कहीं बेहतर। और लखपति दीदी की जो बात है, वो तो इस कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा है। हाँ, लखपति दीदी। सही कहा, लखपति दीदी यानी वो महिलाएं जो इन समूहों के जरिए काम करके हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। और उनकी संख्या अब 2 करोड़ को पार कर गई है। ये जमीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो ये कार्यक्रम जाहिर तौर पर सफल रहा है। अभी अपने अगले चरण 2026 से 2031 के लिए तैयारी कर रहा है। तो आगे की क्या रणनीति है? इसे और बड़ा और बेहतर कैसे बनाया जाएगा? हमारे सोर्सेज में अगले चरण के लिए एक बहुत साफ रोड मैप दिया गया है। इसमें 4 मुख्य बातें हैं। ओके। पहली, क्लस्टर स्तरीय संघों यानी CLFs को मजबूत करना। ये SHGs के बड़े समूह होते हैं। तो इसका मकसद क्या है? क्या उन्हें और ज्यादा स्वतंत्र मतलब ऑटोनोमस बनाना है? बिल्कुल, लक्ष्य ये है कि ये संघ सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो और सही मायने में समुदाय के हाथ में हो। जैसे केरल में कुदुमश्री या बिहार में जीविका मॉडल है। हाँ, वो तो बहुत सफल रहे हैं। सफल इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें समुदाय ही चलाता है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ ज्यादा स्वायत्तता। दूसरा है बेहतर फाइनेंसिंग। अब सिर्फ कर्ज देने से आगे बढ़ना होगा। इक्विटी और वेंचर कैपिटल जैसे मॉडल अपनाने की बात हो रही है। मतलब इन महिलाओं को सिर्फ कर्जदार नहीं बल्कि एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखना। एग्जैक्टली। और इसी के लिए SHG सदस्यों के लिए व्यक्तिगत सिबिल स्कोर बनाने का भी प्रस्ताव है। सिबिल स्कोर? हाँ, ताकि वे बैंकों से सीधे बड़ा लोन ले सकें और अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकें। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। और तीसरा बिंदु मार्केटिंग से जुड़ा है, जो अक्सर ऐसी योजनाओं में सबसे कमजोर कड़ी होती है। आपने सही पकड़ा। तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है मार्केटिंग। इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और उन्हें बाजार तक पहुंचाने के लॉजिस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समर्पित मार्केटिंग शाखा बनाने का सुझाव है, ताकि गांवों में बना अचार या हस्तशिल्प दिल्ली या मुंबई के बड़े स्टोर में बिक सके। बिल्कुल। और आखिरी बिंदु है तालमेल या कन्वर्जेंस। अच्छा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वे अक्सर अलग अलग साइलोज में काम करती हैं। इसलिए नीति आयोग में एक कन्वर्जेंस सेल बनाने का प्रस्ताव है, जो ये सुनिश्चित करें कि अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की योजनाएं मिलकर काम करें, ताकि प्रयासों का दोहराव ना हो और असर कई गुना बढ़ जाए। सही। तो कुल मिलाकर हमने आज 3 अलग अलग सिस्टम देखे। एक वन अधिकार कानून, जो एक अच्छा इरादा होने के बावजूद जमीनी हकीकत और वैचारिक मतभेदों में उलझा हुआ है। हाँ, और लोगों को उनके हक के लिए मार्च करना पड़ रहा है। दूसरा, JEE जैसी एक प्रतिष्ठित परीक्षा प्रणाली,
जो ज्यादा निष्पक्ष और सटीक बनने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से खुद को बदलने की हिम्मत कर रही है। लेकिन उसे कानूनी और सामाजिक विश्वास की चुनौतियों का सामना करना है। और तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एक विशाल सरकारी व्यवस्था जो लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कामयाब हो रही है। और अब खुद को और बेहतर बनाने के लिए अगले चरण की तैयारी कर रही है। इन तीनों कहानियों में जो एक आम धागा है वो क्या है? वो ये है कि कोई भी सिस्टम कितना भी बड़ा या अच्छा क्यों ना हो, उसकी असली सफलता